और किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग के काम किए हैं। अभी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार 6 विधायकों को, बसपा के 6 विधायकों को खरीद कर उनको प्रलोभन देकर कांग्रेस में मिलाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था क्या? ये सारे कांग्रेस की सरकार है, उसकी ये परंपरा रही है। हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमने बिलाड़ा को छोड़कर जेतारण का रुख किया है। जेतारण विधानसभा के क्षेत्र के विधायक महोदय अविनाश जी गहलोत के यहाँ आज हम आए हैं और उनसे मिलने की काफ़ी समय से इच्छा थी। हमारे दर्शकों की भी ये इच्छा थी कि विधायक साहब का बाइट, विधायक साहब की जो बातें हैं और उनके जो कार्य है उनके बारे में हम जाने, हमारे दर्शक भी जाने। तो इसके लिए आज हम जेतारण विधानसभा के अंदर आए हैं और यहाँ पर विधायक साहब हमारे साथ मौजूद है। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू कलश मीडिया मैं आपका और आपके तमाम इस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का, आपके शुभचिंतकों का और आप सबका कोरोना महामारी के वैश्विक दौर में आप सबके कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे पहला प्रश्न हमारा ये है आपसे कि सर, शुरुआत से ही आपको विधायक बनने की मंशा थी या आप संघर्षरत थे या बाद में आपकी ये मंशा बनी सर? मैं शुरू से विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक जी मैंने हमेशा जनहित के कार्य को प्राथमिकता दी है और जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास मैंने किया है। चाहे वो मेरा विद्यार्थी जीवन रहा हो, चाहे मेरा व्यापारी जीवन रहा हो, चाहे मेरा उसके अलावा भी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में मैं रहा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू से मुझे लीड करने का शौक़ रहा है, मुझे लीडर बनने का शौक़ रहा है। पर मैंने जीवन में ये नहीं सोचा था कभी कि मैं जीवन के इस बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचूंगा। लेकिन मेरे जेतारण क्षेत्र की ये 36 कौम की सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा। आज उन लोगों के प्यार स्नेह की वजह से आज मुझे ये पद हासिल हुआ है। तो मेरे लिए ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे जेतारण की लगभग 3 लाख मतदाताओं की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ, उस पर कार्य भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल भी रहा हूँ। जी बिल्कुल, निष्पक्ष भाव से जेतारण की जनता का जो प्रेम था वो विधायक साहब के प्रति था और इन्हीं को विधायक बनाने के लिए जेतारण की जनता आतुर थी और आज ये हैं, क्योंकि जनता ये चाहती है कि जो विकास जेतारण का होना चाहिए हकीकत के अंदर वो इन्हीं के द्वारा हो सकता रहे और आज ये विधायक साहब हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि विधायक बनने के बाद आपके द्वारा जेतारण विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से विकास के कार्य करवाए गए? सबसे पहले तो मैं राजस्थान विधानसभा के सबसे जूनियर सदस्यों में से एक हूं और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, गर्व होता है जब मुझे आपके बीच में, आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों तक, आपके शुभचिंतकों को ये कहने का अवसर मिलता है कि हालांकि मैं विपक्ष की सरकार में, विपक्ष की अभी सरकार है हमारे सामने राजस्थान में और मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते इस समय कार्य करना कितना मुश्किल होता है, चुनौती से भरा हुआ समय है। लेकिन फिर भी हम लोग घबराते नहीं हैं, हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं, क्योंकि विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है, जनता की सेवा करने का जो विकास कार्य का जो प्रोटोकॉल होता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और मैं विकास कार्य की अगर बात करें तो जो मैंने चुनाव से पहले मतदाताओं के सामने जो कुछ प्रमुख मुद्दे जो मेरे चुनाव के संबंध में थे, सबसे बड़ा ये था कि मैं यहाँ इस जेतारण का जो अस्पताल है, ये 50 बेड का अस्पताल आज से पहले चल रहा था और मेरा ये लक्ष्य था कि मैं, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इसको 100 बेड में क्रमोन्नत करवाऊंगा, क्योंकि इससे पहले 75 बेड का 50 से 75 की वित्तीय बजट में घोषणा हो रखी थी, लेकिन वित्तीय घोषणा उसकी बाकी थी। तो किन्हीं कारणोंवश जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से वो हुई नहीं। तो इस बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि मेरे जेतारण के राजकीय चिकित्सालय को 50 से 100 बेड में क्रमोन्नत करें, क्योंकि ये दो नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहाँ एक्सीडेंटल जोन भी अभी आप देख रहे हैं कि बड़ से बिलाड़ा के बीच में सीसी रोड 4 लेन का बन रहा है और इधर 458 लांबिया से ये जसाखेड़ा वाला हाईवे भी बन गया। तो कुल मिला के बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यहाँ बेड की आवश्यकता थी बढ़ाने की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग के अनुसार, आपने देखा ही होगा कि विधानसभा में आज से पहले तक ये जेतारण का इतिहास रहा है कि जब से लोकतंत्र बना है, जब से राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ है, उसके बाद में पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा में जेतारण क्षेत्र की जनता के मुद्दों को अगर प्रमुखता से उस विधानसभा के सदन पर उठाया तो वो मुझे लगता है कि मैंने वो काम किया है
और इसके साथ मैंने राजकीय महाविद्यालय जो अपना 2007 के अंदर स्थापित हुआ, ये पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी। एक छोटे से राजकीय विद्यालय से स्टार्ट हुआ, ये आज एक भव्यतम इमारत के रूप में बना है और यहाँ पीजी कॉलेज है और इसमें साइंस फैकल्टी जब तक नहीं थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था हमारे क्षेत्र के जो छात्र छात्राएँ हैं उनके जो कुछ गरीब परिवार से बात है उनके लिए शहर में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने निर्णय लिया था। सब कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी, जैतारण क्षेत्र की भावना थी कि ये जो राजकीय पीजी महाविद्यालय साइंस फैकल्टी खुले, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इस जैतारण क्षेत्र को सौगात दी है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे क्षेत्र में मीठे पानी की योजना थी, जो मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा उस महापुरुष को, स्वर्गीय लोकमान्य संत रूपकुंज जी महाराज साहब को, कि जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से निवेदन किया था कि जैतारण के अंदर मीठे पानी की योजना आए, और ये रूपकुंज जी के कहने के बाद में उन्होंने इस जैतारण क्षेत्र के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया और इसको लगभग 2016 के अंदर कंप्लीट होना था, फिर 17 में होना था, फिर 18 में होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश ये पूरी नहीं हो पाई। तो मेरे जीतने के बाद मेरा लक्ष्य था कि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरी करें। और चूंकि जवई का पानी जो बारिश के मौसम पर डिपेंड रहता है, बरसात के ऊपर डिपेंड रहता है, और हमने ये सोचा था कि पूरे पाली जिले के सभी विधायकों ने ये कोशिश की थी कि जवई पुनर्भरण की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए दूंगी, और 3-3 हज़ार करोड़ की 2 उन्होंने किस्त में कहा था। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार बदल गई और बदलने के बाद में उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन पाली जिले के सभी माननीय विधायकों ने इसके लिए एक राय होकर ये महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई, उसमें हम सब लोग शामिल थे। आज मुख्यमंत्री को 100 करोड़ रुपए का बजट उस जवई बांध को पुनर्भरण के लिए, जो सही बांध की टनल को चौड़ा करके करना था, उसके लिए उन्होंने दिए हैं। ये 3 महत्वपूर्ण काम थे। इसके अलावा जैतारण के लगभग 125 गांव हैं जिनको जवई परियोजना से जोड़ा गया था, लेकिन कुछ प्रमुख गांव थे बड़े बड़े, वो इस योजना से जुड़े हुए नहीं थे। मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब उनसे निवेदन करके 13 गांवों को इस जैतारण क्षेत्र के इंदिरा गांधी नहर से जुड़वाया है। उसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी होने वाली है और वो जल्द से जल्दी इससे जुड़ जाएंगे। और अभी हाल ही में जल जीवन मिशन जो हमारे मोदी जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, साल 2024 तक प्रत्येक घर को मीठे पानी द्वारा नल द्वारा कनेक्शन देना है। उसमें प्रथम हमारा जो ये प्रयास रहा है, उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण की सबलपुरा ग्राम पंचायत का गुड़िया एक गांव है, उसको 1 करोड़ 71 लाख रुपए की सौगात माननीय शेखावत साहब ने दी है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात शेखावत साहब से हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जैतारण के अंदर फर्स्ट फेज में 20-25 गांवों को इस योजना से जोड़ दूंगा। तो मैंने उनको लिख के दिया है, और एडिशनल जो अपने उच्चाधिकारी होते हैं पीएचडी विभाग के, उनसे मेरी बात हुई है, शेखावत साहब से बात हुई है, और एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, जो स्नेह दिया, उसके लिए आने वाले समय में जैतारण के लगभग सभी गाँवों को ये मीठे पानी की योजना घर घर टूटी के कनेक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे। और इसके अलावा अभी मैंने मेरे विधायक कोटे से लगभग 1.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई है और वो पंचायतों तक पहुंच गई है। और मगरा विकास योजना के अंदर लगभग 40 लाख की ये योजना अभी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। माननीय सांसद महोदय ने लगभग 32 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृतियाँ अभी होने वाली है जैतारण क्षेत्र के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर अभी 64 किलोमीटर डामर सड़कें जो 5.5 मीटर चौड़ी बनेगी, और लगभग 30 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। इसके अलावा 80 लाख रुपए का गौरव पत्र मेरी ग्राम पंचायत जैतारण पंचायत समिति की बलुंदा, जो सबसे बड़ा विलेज भी है, उसमें 80 लाख रुपए का गौरव पत्र सैंक्शन हुआ है। और इसके अलावा तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे, छोटे छोटे काम है, कहीं ट्रांसफार्मर लगाना है। और एक और जो मेरा मगरा क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र में बगड़ी है ग्राम पंचायत, उसके आसपास कलाड़िया है, काणुजा है, कोट किराना है, काड़ब है, पचानपुरा है, वहाँ लोगों के आए दिन लाइट की प्रॉब्लम थी। अभी ये कल वहाँ बगड़ी जीएसएस से शुरू हुआ है मेरे जीतने के बाद में, और ये अभी 0 लोड पे चल रहा है। कल उसको लोड देके शुरू करेंगे और पूरे मगरे क्षेत्र में जो लाइट की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में सबलपुरा में एक जीएसएस है, वो शुरू होगा। बहुत सी नवीन बिल्डिंगें बनी हैं। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये रहता है कि जैतारण क्षेत्र की तमाम जनता के लिए जनहित के जितने भी मुद्दे रहेंगे, जो हमने कहा था, वो भी कर रहे हैं।
और अभी मैं बताऊं आपको कि सड़कों के मामले में इतना किया, एक मेरे जेतान से लेकर निमोल तक की एक महत्वपूर्ण सड़क है जो मुझे लगता है कि जेतान की सबसे खराब रोड है, और ये निर्मेक्स से सीमेंट में जितने भी ओवरलोड वाहन चलते हैं उनकी वजह से। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब जो पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं इस विभाग के, उनसे मेरी बात हुई है और उनसे मैंने निवेदन किया आने वाले समय में जिस तरीके से प्रत्येक आदमी की इच्छा होती है कि उसके घर तक जाने के लिए अच्छी रोड बने, वो मैं प्रयासरत हूँ कि लगभग 14 करोड़ का बजट है वो उसको स्वीकृत कराने का मैं प्रयास में हूँ। और ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो लगभग दीपावली से पहले इसका काम भी शुरू हो जाएगा और जेतारनी क्षेत्र की जनता को ये सौगात मिलेगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत से ऐसे काम जो अभी मेरे उसके हैं मतलब मेरे लक्ष्य में है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आम जनता की जो भावनाएं थी, आम जनता की जो मांगे थी, बहुत ही कम समय में विधायक बनने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड का था उसको 100 बेड में तब्दील किया है। उसके बाद जो कॉलेज थे उसको पीजी कॉलेज करवाया है। जो जनता की पानी की समस्याएं थी उन पानी की समस्याओं को दूर किया, मीठे पानी जो नहर से जुड़वाया है। और इसके अलावा जितने भी जो आम जनता की समस्याएं होती है, जो आम जन के लिए अति ज़रूरी होती है, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की हो, हॉस्पिटल की हो, चिकित्सा विभाग की हो, हर समस्याओं को इतने बहुत ही छोटे समय के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने इन चीज़ों को जेतारनी की जनता को उपलब्ध करवाया है। तो विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें करवाई। जैसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, गर्मी जून का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है और साथ ही साथ आम जन को पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है इस समय। तो सर इस कोरोना काल, ऊपर से ये कोरोना काल भी है, तो सर इसमें आम जनता के लिए पेयजल के लिए आपने कुछ सुविधाएं की? जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की विसी हुई थी, उस विसी में हम लोग पाली जिला मुख्यालय पर लगभग सभी पाली जिले के विधायक उपस्थित थे। इस कोरोना के दरमियान अभी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2020-21 और 21-22 का जो बजट है विधायी कोष का, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम में लिया जाएगा। अस्पतालों की दुर्दशा के लिए, कुछ उपकरण खरीदने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए उसको उपयोग में लिया जाएगा। तो जब विषय थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, आपने देखा ही होगा, मैंने उनसे निवेदन किया था कि हेल्थ में ठीक है, हम अब ठीक है, पर क्या कुछ पेयजल के लिए, आवश्यक रूप से पेयजल के लिए अगर हम इसमें कुछ फंड देंगे तो हम ये चाहते हैं कि उसमें से 50% के करीब फंड वो पेयजल के लिए उपलब्ध करवाए। लेकिन उन्होंने 25 लाख रुपए पेयजल के लिए उपलब्ध कराए। वो 25 लाख रुपए की सैंक्शन हमने पीएचडी विभाग को भिजवा दी। आजकल में 25 लाख की सैंक्शन हो जाएगी। इसके अलावा इससे पहले लगभग 13-14 लाख के करीब की एक जो सोलर ट्यूबवेल होती है वो मेरी अनुशंसा पर 10 जगह पे वो सैंक्शन हुई है। उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया। लगभग उसकी कीमत 1,40,00,000 या 1,50,00,000 लाख के करीब की है। तो वो कई जगह तो खुदना शुरू हो गई है ट्यूबवेलें, और बहुत जल्दी जो बचे हुए पॉइंट वो हो जाएगी। इसके अलावा 7 सोलर पंप जो हैं वो पिछले 2-3 सालों से जो इसकी वो क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उस क्वालिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरे क्षेत्र में जो जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ वो 7 पंप हुए। वो लगभग उसकी कीमत है 7 या 8 लाख के करीब एक की। तो वो 7 पंप स्वीकृत हुए, अभी मगरा क्षेत्र में भी हुए, मैदानी इलाके में भी हुए। तो कुल मिला के 17 सोलर ये पंप हमने स्वीकृत कराए हैं। तो आने वाले समय में पेयजल के लिए ये बहुत जीवनदायिनी साबित होंगे। ये मैं कह रहा हूँ पेयजल के लिए। जी बिल्कुल। सर ने बताया कि 17 लगभग 16 जो पंप होते हैं जो आम जन के लिए पानी की समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने स्वीकृत करवाए हैं, जो वाकई में सराहनीय कार्य है। इस पेयजल के लिए मैं एक और निवेदन कर रहा था कि अभी जेतान शहर के लिए 4.25 करोड़ रुपए की एक परियोजना हमने मंजूर कराई है, जो पहले की परियोजना थी, लेकिन जो इसका वर्क ऑर्डर था उस वर्क ऑर्डर पे ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया, वो भाग के चला गया था। तो माननीय पीएचडी मंत्री से मैंने निवेदन किया, चीफ इंजीनियर से मैंने निवेदन किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मैंने निवेदन किया, तो वापस वो रीटेंडर मैंने करवाया, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया। आजकल में वो काम शुरू होने वाला है। तो पूरे जेतान शहर की जो पानी की समस्या थी शहरी क्षेत्र की, वो इस 4.25 करोड़ की परियोजना से खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से क्षेत्र के लिए कुछ बोरिंग्स और जरूरत होंगे तो वो भी करवाएंगे। इसके अलावा मैं जो जेतान शहर के अंदर ये जो कुछ डूब क्षेत्र में नीचा बसा हुआ है जेतान क्षेत्र, इसमें पानी भर जाता बारिश का, तो लोगों के आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं अभी परसों ही मैं कलेक्टर साहब से मिला हूँ,
तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ये ड्रेनेज सिस्टम हो जाए जो 60-70 फीट के करीब में ये बोरवेल होता है, जो बारिश का पानी है वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से वो पानी नीचे चला जाएगा। तो जैसे बस स्टैंड के पास में पानी भरता है, जुरंडा रास्ते पे एक अपना राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अंदर है, एक ये कजाऊ बस्ती की जो आदर्श विद्या मंदिर के जाते हैं वहाँ है, एक बिजली के चौराहे के आसपास में है। ये कुछ 4-5 ऐसे प्रमुख पॉइंट है जो पूरे जैतारण शहर की आबादी को लोगों से तोड़ देते हैं बारिश के टाइम में। वो बोरवेल मैं करवा रहा हूँ ताकि वो जो सड़क पे पानी रहेगा वो उस बोरवेल के अंदर चला जाएगा और 2-3 घंटे के अंदर पानी सूख जाएगा, तो लोगों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी और ये पानी अगर धरती के अंदर जाएगा उससे कुएं रिचार्ज होंगे, उसका उपयोग हो जाएगा। ये भी मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जैतारण क्षेत्र की प्रत्येक जनता के जो दुख दर्द हैं, क्योंकि मैं धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे उनकी तकलीफों का अंदाजा है, तो उनको बिना कहीं सॉल्यूशन करने का मुझे बहुत आनंद आता है और मैं उसमें ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। सर ने बताया कि जैतारण के जो जल की समस्या थी जैतारण शहरी क्षेत्र की, वो भी इन्होंने सॉल्व करवाई है, उनके लिए भी काफ़ी कुछ किया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, उसमें भी बहुत सारे सर ने ऐसे काम किया जो वास्तव में सराहनीय है। सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे वैश्विक महामारी कोरोना अभी इस वक्त अपनी चरम सीमा पर भी है और काफ़ी समय हो गया इसको चलते हुए, तो सर आपके द्वारा इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लिए कोरोना महामारी के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे जनता अपने आप को अच्छा महसूस कर सके? निश्चित रूप से मोदी जी का भी ये सपना है, प्रदेश संगठन का भी ये सपना है, इस संपूर्ण मानव जाति का ये सपना है कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण, गरीबी के कारण भूखा नहीं सोए। ये हम सबका सपना है। तो मैंने ये महसूस किया कि जैतारण क्षेत्र की जो गरीब जनता है, असहाय जनता है और कुछ मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है, व्यापार धंधे बंद हुए हैं और उनको कमाने के लिए जहाँ कहीं जाना था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं रास्ते बंद हुए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया तो उन्होंने मेरे विधायी कोष से 15 लाख रुपए स्वीकृत किए खाद्य सामग्री के लिए। लगभग 6000 किट हमने वितरण किए हैं मेरे विधायी कोष 15 लाख से। इसके अलावा भी हमने भामाशाहों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मेरे निजी मैंने कुछ उसमें भी कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें भी हमने लगभग 4 या 5 हज़ार के करीब हमने किट वो वितरण किए हैं। तो हम चाहते थे कि भाई कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति इस कोरोना महामारी में भूखा नहीं सोए। और इसके अलावा मैंने चिकित्सा के अगर दृष्टि से हम लोग बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से जैतारण में 3 CSC हैं, रेफरल चिकित्सालय जिसको बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतारण, रास और निमाज। मैंने मेरे विधायक कोटे से 5 लाख रुपए जो उपकरण खरीद के लिए दिए हैं, उसमें वेंटिलेटर या नहीं था वो मैंने दिया है। एक वेंटिलेटर निमाज के लिए था और 5 लाख रुपए निमाज, 5 लाख जैतारण और 3 लाख रुपए रास CSC के लिए मैंने दिए। 1 लाख रुपए मास्क और सैनिटाइजर के लिए दिया है, 15 लाख रुपए खाद्य सामग्री के लिए दिए हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से मेरी माननीय रघु शर्मा जी से बात हुई है, तो मैंने जैतारण में लगभग जो जितने भी पद खाली थे डॉक्टर्स के, वो सारे डॉक्टर्स के पद हमने भर दिए हैं। और निमाज के अंदर जो बहुत परेशानी आ रही थी, बड़ा कस्बा है, वहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ भी डॉक्टर लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 10 डॉक्टर अभी मेरे क्षेत्र में लगे। रघु शर्मा जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर आया और विधानसभा में जिस प्रकार से हमने मुद्दे रखे, तो जनता की समस्याओं को समाधान करना उनकी जवाबदारी बनती है, हमारी भी प्राथमिकता रहती है कि उनका काम करवाएं। तो चिकित्सा के क्षेत्र इससे पहले हमने लगभग 20 या 22 के करीब ANM लगाए थे। और अब जो मेरी रघु शर्मा जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सब सेंटर हैं, सब सेंटर के अंदर जैसे नर्सेज वगैरह की कई पोस्ट बहुत अधिक मात्रा में खाली है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना जब थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद में लगभग सारे सब सेंटर पर ये पोस्टें भर दी जाएगी। एक भी ऐसा सब सेंटर नहीं रहेगा जहाँ किसी की पोस्टिंग खाली रहेगी या कोई पद भरा नहीं जाएगा। तो चिकित्सा में भी जैतारण क्षेत्र की जनता को ये देखने की जरूरत नहीं है कि उनको कोई परेशानी होगी। और इसके अलावा भी अगर जो जिस प्रकार से सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, तो लगभग आने वाले समय में जैतारण, निमाज, रास CSC के साथ में जितने भी PSCs हैं, उनमें जितने भी आवश्यक संसाधन होंगे जो कोरोना महामारी के बचाव के लिए भी होंगे और रात दिन के लिए जो जिस प्रकार से काम आएंगे, वो उपकरण भी हम लोग दे रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से। और पूर्ण रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़कर प्रयास कर रहे हैं कि ये काम हो और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जी बिल्कुल, सर ने बताया कि 15 लाख रुपए इन्होंने विधायक कोटे से जैतारण की जनता के लिए, जैतारण विधानसभा क्षेत्र के
लिए इन्होंने दिए है कोरोना काल के अंदर, क्योंकि वास्तव में जो कोरोना काल है ये गरीब जनता और जो दुख दर्द इस समय सहन कर रही है उनके लिए वास्तव में ये निर्दिन बहुत ही दुखद की बात है। उसको सॉल्व करने के लिए, उस मुसीबत को आसान करने के लिए और गरीब जनता को देखते हुए विधायक साहब ने 15 लाख रुपए विधायक कोटे से दिए और इसके अलावा 4,500 किट इन्होंने दिए है। मेडिकल के अगर मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में कई डॉक्टर, कई नर्सेस और कई तरह के, मतलब जेतारण की ऐसी कोई तहसील के अंदर ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर इन्होंने सुविधा नहीं दी है और डॉक्टर नहीं लगाए है। काफ़ी डॉक्टर भी लगवा चुके हैं। और सर से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सर आगामी आपका क्या टारगेट रहेगा जेतारण की जनता के लिए और कुछ व्यवस्था के लिए? मैं कह रहा था कि जो जिस प्रकार से चिकित्सालय में व्यवस्था करी जी, हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया था जी, और चूंकि पहले ही मैंने बताया कि दो नेशनल हाईवे पर स्थित है जेतारण और आबादी भी लगभग कुछ ज़्यादा है, इसके नियरेस्ट 50 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो उसकी भी स्वीकृति आ गई है। जिन 40 CSCs पर ये बनना था उसमें जेतारण भी है, उसकी स्वीकृति भी आ गई है। आने वाले टाइम में ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा और हमारा जो लक्ष्य ये है कि ये जिस प्रकार की घोषणाएं हमने माननीय मुख्यमंत्री से करवाई है, बिल्कुल सर। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि इनकी वित्तीय स्वीकृति हम लोग जारी करवा कर आने वाले समय में इसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, धरातल पर लोगों को इसकी सुविधा कैसे मिल सके, ये हमारा प्रयास है। और जेतारण क्षेत्र के प्रत्येक उस गांव ढाणी तक लोग लाइट का कनेक्शन ले लें और पानी की जो टूटी है वो उन तक पहुंच जाए, क्योंकि आज भी आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद में भी अगर हमारी बहन बेटियां माताएं अगर 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज भी अगर किसी ढाणी के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं है, एक बच्चा अगर मेगा भी होता है और वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको लाइट के कनेक्शन नहीं होने की वजह से, बल्ब की रोशनी नहीं होने की वजह से अगर वो पढ़ने में पीछे रह जाता है तो भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो केंद्र सरकार की तरफ से सड़क, पानी, बिजली, आवास सहित ये तमाम ऐसे जनहित के कार्य हैं जो गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक उसको व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलेगा। ये योजनाएं 2024 तक माननीय केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। और इसके अलावा जिस प्रकार से अन्य जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं किसानों के लिए वो भी केंद्र सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से अभी MSP के ऊपर ये फसलों की MSP रेट बढ़ाई है उसके लिए भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और अब किसान कहीं भी जाकर अपना वो खाद्यान्न वो बेच सकता है, अनाज बेच सकता है। इसकी भी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर इस समय जनता ने जो माननीय मोदी जी पर भरोसा किया है उस पर यह सरकार खरा उतर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान का कि यहाँ राज्य सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस अभी जिस प्रकार के वातावरण में चल रही है निश्चित रूप से उसका विघटन होना तय है। और जिस प्रकार से मंत्रियों का, विधायकों का आपस में तालमेल का अभाव है उसमें राजस्थान की जनता को कहीं न कहीं बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जनता इस 15 महीने के 16 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से फसल ये ऋण माफ़ी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का मुद्दा हो, इसमें सब तरीके से फेल हुई है। और जिस प्रकार जनता को धोखा देकर ऐसे लोग लुभावने वादे कर ये सत्ता में आई है, तो आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, 2023 के अंदर राज्य सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, 2024 में केंद्र की सरकार बनेगी। और कुल मिलाकर आने वाला समय हिंदुस्तान के इतिहास के लिए बहुत सुखदायी होने वाला है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कांग्रेस सरकार BJP सरकार पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो कांग्रेस के विधायकों को अपनी ओर खरीद कर मिलवा रही, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे सर? राजस्थान की 7 करोड़ जनता को ये पता है और हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को ये पता है कि इस देश में ईमानदार कौन है, भ्रष्ट कौन है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर उसी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में अन्याय हुआ, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, ना तो उसमें हमारा कोई कसूर था। ये आपके अंदर की राजनीति थी, अंदर के तनाव के कारण जिस प्रकार से दम घुट रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों का, उसमें स्वाभाविक था कि कांग्रेस के अंदर विघटन तय था। और जिस प्रकार से राजस्थान में ये बात चल रही है, अगर सचिन पायलट साहब और रघु शर्मा के बीच में कोटा में बच्चों की मौत को लेकर मामले के बीच में जिस प्रकार से तनाव देखने को मिला, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में वाकयुद्ध चलता रहता है, सत्ता के सिंहासन को लेकर, सत्ता के नेतृत्व को लेकर,
उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दोष नहीं है। और जिस प्रकार से उनके विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, सरकार और सत्ता संगठन के बीच में जिस प्रकार का तनाव चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ना कभी ऐसा विश्वास करती है। और हॉर्स ट्रेडिंग का काम जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1947 के बाद में, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बाद में काम किया, ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। उन्होंने कितनी बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया है और किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग के काम किए हैं। अभी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार 6 विधायकों, बसपा के 6 विधायकों को खरीद कर उनको प्रलोभन देकर कांग्रेस में मिलाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था क्या? ये सारे कांग्रेस की सरकार है, उसकी ये परंपरा रही है, उसका प्रोपेगेंडा रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसमें ये राजस्थान की जनता जानती है। ये कुल मिलाकर उसके अंदर की राजनीति है, इसमें ये अपने कर्मों से जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। जो अच्छा काम करेंगे उसको जनता याद करेगी और बुरे काम करने वाले उनका पतन निश्चित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हीं नेताओं को जनता याद करती है और उन्हीं को वापस सत्ता में आने की निमंत्रण भी देती है। तो जैतारण की जनता के लिए विधायक साहब ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। एक जो नेता होता है जनता का, उससे यही उम्मीदें रहती हैं कि वो अपनी जनता की हर छोटी मोटी मुसीबत को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने रखे और उनका निवारण करे। तो विधायक महोदय अविनाश जी गहलोत साहब ने जैतारण की हर आम जनता को, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, हर समस्याओं को सरकार के सामने रखा और बहुत ही छोटे समय के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याओं का निवारण कर दिया, जिससे बिल्कुल ही विधायक साहब के वास्तव में एक सराहनीय कार्य है और जनता भी इनकी काम को सराह रही है। कहना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? निश्चित रूप से हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके मीडिया चैनल को, आपके शुभचिंतकों को, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं करता हूं। और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो मीडिया चैनल है वो ईमानदारी की पराकाष्ठा पर खरा उतरेगा, दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और जीवन में हमेशा सकारात्मक खबरें दिखाकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया और जिस प्रकार से आपकी टीम मेरे पास में पहुंची, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इस मीडिया चैनल को एक ऊंचे स्तर पर, जिस प्रकार से मैंने आपके उससे देखा है, ये मीडिया चैनल आपका आगे बढ़ेगा। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव विचार रखकर चलें और लोगों के सामने वो सच्चाई से अवगत कराते रहें। चाहे मैं भी किसी पद पर हूँ, मुझसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत करता हूँ तो सबसे पहले आपको उस गलत बात को आपके मीडिया चैनल पर उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर किसी को कहा जाता है तो मीडिया और पत्रकारों को कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में बहुत ऊर्जावान तरीके से इस भूमिका को निभाना पड़ेगा। एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की, आपके दीर्घायु जीवन की मंगलमय कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय जयतारण। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा हिंदू कलश मीडिया ग्रुप हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहा है और आइंदा भी अगर ऐसी कोई जनता की कोई समस्या हुई तो उसे निष्पक्ष भाव से सरकार के सामने और जनता के सामने बिल्कुल खुलकर रखेगा और हमेशा सच्चाई के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।